नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वर्मा जी जो कि एक डॉक्टर थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी रमा, बेटा सुशील, बेटी आराधना और उनकी बहू माला थी। बेटे की शादी को 2 साल हो गए थे। बेटा सुशील भी डॉक्टर था, तो दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वह दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे क्या होता है। वर्मा जी की पत्नी रमा एक पुरानी सोच वाली आधुनिक महिला थी, जिनका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और उसका फर्ज है कि वह ससुराल में सबकी सेवा करे और किसी को शिकायत का मौका ना दे। तो वो और उनकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते तब तक बहू के साथ मिलजुल कर के काम करती, और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी असली रंग में आ जाती। और फिर बेचारी बहू माला पर जो हुक्म चलाया जाता वो तभी खत्म होता जब तक कि दोनों बाप बेटे घर वापस नहीं आ जाते। और फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है और सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सुशील को माला हर समय उदास और दुखी थकी सी लगती। जब वो पूछता तो वो कह देती कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि सच तो ये था कि उसे आराम करने तक की फुर्सत नहीं थी। अगर घर में कोई काम नहीं होता तो उसे फालतू के काम बताए जाते और उसे उलझा के रखा जाता। खैर धीरे धीरे समय गुजरता रहा और डॉक्टर साहब ने बेटी आराधना के लिए लड़का देखना शुरू किया। रमा ने कई रिश्ते इसलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार रमा को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का अमन और एक बेटी राधा, जिसकी शादी हो चुकी थी। और अमन के माता पिता, बस यही परिवार था। अमन एक सरकारी पद पर था और उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। रमा ने सोचा कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर रमा और आराधना ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। ठीक समय पर अमन के परिवार वाले आराधना को देखने आए। रमा तो उनके सामने अपनी बेटी की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी कि देखिए मेरी बेटी ने ये सब कढ़ाई की है, ये घर जो सजाया गया है ये आराधना ने ही किया है, और जो ये गुलाब जामुन भी उसी ने बनाए हैं। और ये सब सुनकर अमन की मम्मी को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है। लेकिन सच तो ये था कि सब कुछ माला ने किया था। खैर अमन के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आराधना को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म करके वो लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। जब आराधना को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के। अब वो माला से बोली कि भाभी आप मुझे किचन का काम सिखा दो। तभी रमा वहाँ आई और बोली, बेटा तू क्यों परेशान होती है? तू घर के काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए बनी है। ये सब काम तुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। आराधना बोली कि अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोल दिया तो मैं क्या करूँगी? तब रमा बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता ही है। आराधना बोली कि हाँ तो बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तू यही चीज़ें बना देना, फिर तो अमन के साथ दूसरे शहर चली जाओगी, तब अपनी मर्जी चलाना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो रमा जब देखो तब आराधना को किस तरह अमन को अपने बस में रखना है, कैसे उससे अपनी जिद मनवाना है, जैसी बातें सिखाती रहती। माला ये सब सुनती तो उसे बड़ा दुख होता कि ये तो आराधना का घर बसने से पहले ही तुड़वा रही है, पर वो कभी भी कुछ कहती नहीं थी, इसलिए चुप रहती थी। जल्दी ही आराधना की शादी का दिन भी आ गया और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल में पहुंची। वहाँ खूब उसका स्वागत हुआ
और सबने ढेर सारा प्यार दिया। ये देखकर आराधना को लगने लगा कि मम्मी सही कहती थी। सभी रस्मों के बाद जब आराधना को उसकी ननद उसके कमरे में छोड़ने गई तो उसने देखा कि कमरा सजा हुआ था। अभी वो कमरे की सजावट देख ही रही थी कि तभी कमरे में अमन आ गया और आराधना के पास आकर बोला कि आराधना, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना लो और उनके दिलों में जगह बनाओ। आराधना बोली, मैं कोशिश करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और जब अगली सुबह आराधना की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। वो मम्मी की बात याद करके सुबह जल्दी उठी और नहाकर तैयार होकर नीचे अपनी सासू माँ के पास आ गई और उनके पैर छुए। अमन की मम्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुमको सबके लिए खाना बनाना है। आराधना चौंक गई पर खुद को संभाल कर बोली, मम्मी जी आप बता दीजिए खाने में क्या बनेगा तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी बोली, छोले रात में भिगो दिए गए हैं तो तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौरी, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। आराधना बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद ननद आई और बोली कि भाभी, मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी मदद कर दूं और ये बता दूं कि कौन सा सामान कहाँ पर है। आराधना बोली, आप सब सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। ननद सब बताकर चली गई। अब आराधना को इस समय कुछ नहीं सूझता तो उसने झट से रमा जी को यानी अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था कि मुझे खीर या हलवा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना, वो भी छोले पुलाव, कचौरी, खीर, रायता, सलाद सब कुछ बनाना है। अब क्या करूँ? मुझे तो बस खीर, सलाद, कचौरी बनाना आता है, अब मैं क्या करूँ? तब रमा बोली कि तू बाकी की चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। आराधना बोली, वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है, मैं अभी छोले पुलाव और मिक्स सब्जी का ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को कह दूँगी कि वो पीछे के रास्ते से आई। इतना कहकर आराधना ऑर्डर करने लगी तो उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएगा। अब आराधना ने गैस चालू करके एक पर छोले चढ़ाए और दूसरे पे दूध रखकर खीर बनाने लगी और साथ ही कचौरी का आटा भी गूंथने लगी। जब कुकर में 5 सीटी आ गई तो वो गैस बंद करके सलाद काटने लगी और फिर कचौरी के लिए लोई बना ली। इधर खीर भी बन गई और आराधना ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और डिलीवरी वाले ने कहा कि मैडम, आपका पार्सल आ गया है, मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो आराधना ने किचन की खिड़की खोलकर देखा तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। उसने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे ठीक सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें पार्सल पहुंचाना है। डिलीवरी वाले ने आराधना को पार्सल देकर उससे पैसे लिए और चला गया। इधर आराधना ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा खाना बड़े बर्तनों में पलटकर इस तरह से कर दिया कि मानो सब कुछ पककर तैयार हो गया है। अब आराधना ने सारे पैकेट को एक पॉलीथीन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और कचौरी तलने की तैयारी शुरू कर दी। जब आराधना कचौरी बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मम्मी जी और राधा किचन में आई और देखा कि सारा खाना तैयार है और कचौरी बनने लगी है। तो उन्होंने राधा से कहा कि चलो बेटी, तुम खाना टेबल पर लगवा और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौरी तलना शुरू करो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाना खाने लगे। सब आराधना की तारीफ कर रहे थे। नई बहू को नेक दिया गया और साथ ही आशीर्वाद। आराधना अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी।
अपने कमरे में जाकर उसने रमा को फ़ोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी और ऐसे ही समय निकलता गया। अब आराधना की शादी को 1 महीना हो गया था और सभी मेहमान भी जा चुके थे। आराधना सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती और नाश्ता भी बना लेती। फिर उसके बाद वो कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती कि उसकी सास को ही दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता। कभी वो पेट दर्द का या फिर बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही लेटी रहती और मम्मी जी पहले की तरह घर के काम करती रहती। लेकिन उन्होंने आराधना पर कभी कोई सख्ती नहीं की, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का भी ध्यान रखती थी। हालांकि उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि आराधना को वह जब भी खाना बनाने के लिए कहती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और बाकी काम भी बस जैसे तैसे ख़त्म करके अपने कमरे में चली जाती है। जबकि अमन की मम्मी चाहती थी कि आराधना उनके पास बैठे और उनसे बातें करे, लेकिन वह अपने कमरे में लेटी अपने मायके रमा से बातें करती रहती। अमन की मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर समय फ़ोन पर इतनी बातें किससे करती है। एक दिन जब वो आराधना के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि उन्होंने सुना कि आराधना अपनी मम्मी रमा से कह रही थी, मम्मी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अमन से कहा था कि वो अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा ले, पर वो नहीं माने और बोले कि अगर हम चले जाएंगे तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। और उसके बाद मैंने भी अपना व्यवहार मम्मी जी के लिए रूखा कर लिया, पर वो तो बहुत अच्छी है, मेरी किसी भी गलती या बात का बुरा नहीं मानती और अमन से या पापा जी से मेरी शिकायत भी नहीं करती, जैसे कि आप भाभी की करती हो भैया से। जब तक अमन और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम करती हूँ और उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ। हाँ मम्मी, मैं उनके पास भी नहीं बैठती और ना ही बातें करती हूँ, वो अकेली ही सारा घर का काम करती है। मैं अमन के वापस लौटने से थोड़ी देर पहले नीचे जाकर काम करने और थकान का नाटक करती हूँ ताकि अमन को लगे कि मैं घर का सारा काम करती हूँ। ये सुनकर मम्मी जी के समझ में आ गया और वो जान गई कि आराधना ये सब अपनी माँ के कहे में आकर कर रही है। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सब काम पहले की भांति ही करती रही। लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी थी कि अमन का घर कहीं उसकी सास रमा की वजह से टूट ना जाए। उन्हें था कि आराधना अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, पर कैसे, इसका जवाब उनके पास नहीं था। धीरे धीरे अमन की शादी को 1 साल हो गया और आराधना चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। अमन ने अपनी मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज पार्टी देने वाले थे और तुम्हारी मम्मी ने तो सब कुछ इंतजाम पहले से ही कर लिया था। ये देखो इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मेन्यू और सजावट बुकिंग भी कर दी है। अब तुम आराधना को ये खाने का मेन्यू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दो, उसे कुछ चेंज करना हो या जोड़ना हो तो वो कर देगी, फिर हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। आराधना को इन सब की कोई आशा नहीं थी कि मम्मी जी पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे तो हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो अब सब घर वालों से मिलना हो जाएगा। वैसे आराधना अपने मायके महीने में 1 बार तो जरूर जाती थी, जिससे उसकी सास ने कभी नहीं रोका। अमन की मम्मी भी उसके घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन आराधना ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था, तो रमा अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे तक आ गई थी। अमन की मम्मी ने कुछ नहीं कहा
और वो किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। इधर रमा और आराधना कमरे में बैठकर बातें करने लगी। अमन, उसके पापा, आराधना के भैया और पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। माला ने देखा कि अमन की मम्मी किचन में अकेली काम कर रही है, तो वो उनके पास जाकर बोली, आंटी जी, आप बुरा ना माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अमन की मम्मी को माला की बात सुनकर अच्छा लगा। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और माला को काम करते देखने लगी कि कितनी कुशलता से वो सब काम कर रही है और साथ ही किचन का सारा सामान सहज कर रख रही थी। मम्मी जी की अनुभवी नज़र ताड़ गई कि माला कुछ उदास सी थी। उन्होंने माला से पूछा कि माला बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम भी करती है या तुम ही सारा काम करती हो? तो माला एकदम से घबरा गई और भटकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, मम्मी जी और मैं मिलकर घर का काम करते हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? तो अमन की मम्मी बोली, क्योंकि आराधना तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से ही बातें करने में लगी रहती है। उसके पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं रहता और ना ही घर के काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं सारा काम ही करती हूँ, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी आराधना घर का कोई काम नहीं करती होगी। तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वो कोई ना कोई बहाना बना देती है, और अब तो मैंने भी उससे खाना बनाने के लिए कहना ही बंद कर दिया है। वह तो बस इस घर में अपनी मम्मी के कहे अनुसार काम करती है। जितना वो कहती है उतना ही काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है। माला को इन सब बातों की जानकारी थी, पर वो अपने मुंह से अपने घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस वो आंसू भरी आंखों से अमन की माँ की तरफ देखने लगी। उन्होंने जब माला की ये दशा देखी तो वह सब कुछ समझ गई और बोली, माफ़ करना बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ, किससे अपने दिल की बात करती। तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया, पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है। क्यों ना हम तुम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। माला ने प्रसन्न वाकई दृष्टि से उनकी तरफ देखा। तब वो बोली कि इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा। माला ने आश्चर्य से पूछा, मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करोगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बातें करना शुरू करना, और हाँ, तुम मुझसे मम्मी कहकर बुलाना, जिससे रमा जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बातें कर रही हो, और मैं तुम्हें राधा कहकर बुलाऊंगी तो आराधना को लगेगा कि मैं अपनी बेटी से बातें कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने माला का फ़ोन नंबर ले लिया। माला अमन की मम्मी से कहती कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, पर मैं आराधना दीदी का घर टूटते नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि इन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। एक बात कहूँ आंटी जी, आराधना दीदी तो चाहती थी कि वो घर का काम सीखे, पर मम्मी जी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि वो उनके कहे अनुसार काम करने लगी। मैं उनको सुधारने के लिए आपकी बात मानूंगी, चाहे मुझे मम्मी की कितनी भी डांट क्यों ना सुननी पड़े। अमन की मम्मी बोली, तो ठीक है, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात की पार्टी अटेंड करके अमन के ससुराल वाले अपने घर चले गए। आराधना बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी उससे बहुत बातें करके गई थी घर से अलग होने की। वो तो मन ही मन बहुत खुश थी कि इन बातों पर एक दिन बाद अमल करेगी। लेकिन एक दिन बाद जब वो सुबह किचन में गई तो उसने देखा कि मम्मी जी किचन में नहीं है और अभी तक चाय भी नहीं बनी है। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और नाश्ता भी बना लिया।
तभी अमन आया और बोला, आराधना, मम्मी को तेज बुखार है तो तुम उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम से दवाई दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर अमन अपने पापा के साथ चला गया। इधर आराधना ने मम्मी के कमरे में जाकर देखा कि मम्मी को सच में बुखार है या नहीं। मम्मी जी को सचमुच तेज बुखार था और वह बिस्तर पर लेटी थी। तब आराधना ने बड़े बुझे मन से झूठी मुस्कान के साथ मम्मी जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता करवाकर दवाई दी और फिर अपने कमरे में आकर अपनी मम्मी रमा को फ़ोन किया। रमा ने फ़ोन उठाकर गुस्से वाली आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो आराधना बोली, मम्मी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? तो रमा बोली, अरे तू है, आज इतनी जल्दी फ़ोन कैसे किया? तो आराधना ने अपने घर की सुबह की घटना बता दी। फिर बोली, आप गुस्सा क्यों थी? तो रमा बोली कि आज माला को पता नहीं कैसे पेट दर्द हो रहा है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है, तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। समझ नहीं आता कैसे क्या करूं, अब तो आदत ही नहीं रही। पता नहीं ये माला अकेली कैसे सब कर लेती थी। दोनों माँ बेटी देर तक बातें कर रही थी। तभी आराधना बोली, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है और बाकी काम भी पड़े हैं। तो रमा बोली, तेरी बातों के चक्कर में मैं भी घर का काम भूल गई, अब फ़ोन रख। इतना कहकर रमा ने फ़ोन रख दिया और किचन के साथ साथ घर की सफाई में लग गई। कई साल बाद घर के काम करने से रमा को बहुत उलझन और थकान सी लग रही थी, पर क्या करती, करना तो था ही, मदद के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। इधर आराधना का भी यही हाल था। वो तो बस सुबह शाम थोड़ी देर तक किचन में काम करती थी, बाकी सारा काम तो मम्मी जी ही करती थी। पर आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। खैर जैसे तैसे उसने काम खत्म किया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, पर टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज चुके थे। उसने झटपट खिचड़ी प्लेट में निकाली और पानी लेकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर दवाई दी। उसके बाद उनका हाल चाल पूछकर वो किचन में आ गई। उसे भूख लगी थी तो उसने खाना तो बनाया नहीं था, इसलिए बची हुई खिचड़ी अचार के साथ खा ली और आराम करने अपने कमरे में चली गई। सोचा आराम करूंगी, पर जैसे ही लेटी तो अमन का फ़ोन आ गया। उसने मम्मी जी के बारे में पूछा और बोला कि पापा 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर आराधना ने घड़ी देखी तो 2 बजने वाले थे। उसने थोड़ा आराम किया और फिर लेटे लेटे शाम के काम की प्लानिंग करने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँगी कि क्या करना है तो काम आसान हो जाएगा। इधर रमा भी काम करते हुए थक कर चूर हो गई थी। उसने भी खिचड़ी माला को खाने को दी और खुद भी खाई, फिर आराम करने लगी। जब आराधना और रमा अपने अपने घरों में काम कर रही थी तो माला और अमन की मम्मी आराम से फ़ोन पर एक दूसरे से बातें कर रही थी। माला बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मी अकेले काम कर रही है। तो अमन की मम्मी बोली कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है आराधना को सारा काम करते देख, लेकिन दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब कुछ दिन करना ही पड़ेगा। तब माला बोली कि आंटी जी कितने दिन पेट दर्द का नाटक करूँगी, एक दिन मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी। तो अमन की मम्मी बोली कि तू उस समय शहर की लेडी डॉक्टर मिसेस गुप्ता का नाम लेना, बाकी वो देख लेगी। माला बोली कि क्या मिसेस गुप्ता आपको जानती है? तो अमन की मम्मी बोली कि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैंने अपनी योजना के बारे में उन्हें बता दिया है, वो तुम्हारी मदद कर देगी और तुम्हारे अंकल जी भी हमारी योजना जानते हैं। मैं कोई बात उनसे नहीं छुपाती, इन्हें बताकर ही मैंने ये योजना बनाई थी। तब माला बोली तो ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। अमन की मम्मी बोली कि मैं तो 2 हफ्ते तक बुखार का नाटक करूँगी और फिर देखती हूँ कि आराधना में कितना बदलाव आता है।
माला बोली कि ठीक है, जैसा आप और अंकल जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो अमन की माँ बोली कि तुम अपने पति को सब कुछ बता क्यों नहीं देती। तो माला बोली, आंटी जी, मैं माँ और बेटे के बीच दरार नहीं डालना चाहती। अगर उन्हें दीदी और मम्मी की सच्चाई बता देती तो उन्हें बड़ा दुख होता। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह सुशील को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझाऊंगी। माला बोली ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर माला ने फ़ोन रख दिया। करीब 1 हफ्ता हो गया, मम्मी जी को बुखार ठीक नहीं हो रहा था। कहाँ तो आराधना ने सोचा था कि 1-2 दिन में मम्मी ठीक हो जाएगी। अब 1 हफ्ते से लगातार योजना बनाकर घर का काम करने से आराधना को काम करने में आसानी होने लगी और काम में बिजी होने के कारण वो रमा से कम बात कर पाती थी। यदि रमा का फ़ोन आ भी जाता तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन काट देती थी। इधर रमा ने देखा कि माला का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उसने सुशील से कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो। तब सुशील बोला, क्यों ना मैं माला को डॉक्टर गुप्ता को दिखा दूं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। रमा बोली, किसी को भी दिखाओ, पर इसे जल्दी से ठीक करो। सुशील माला को लेकर मिसेस गुप्ता के पास गया तो उन्होंने माला का चेकअप करके बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल और बच्चे की ग्रोथ के लिए उसे पूरे समय रेस्ट करना होगा। तब रमा को पता चलता है कि माला माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हुई। और जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर ने माला को कमजोरी की वजह से और बच्चे की ग्रोथ के कारण पूरे समय आराम के लिए बोला है, तो वो परेशान हो गई कि मैं अकेले कैसे सब काम करूँगी। उसकी परेशानी को माला समझ गई और बोली कि मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूंगी। तब रमा बोली, नहीं रहने दो, मैं सब संभाल लूँगी। तब माला ने सुशील से कहकर दिन भर के लिए एक काम वाली का इंतजाम कर लिया और रमा से कहा कि मम्मी जी, अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा लेते हैं। आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं और आप काम करें। तो रमा को माला के दवारा अपनी चिंता करते देख अच्छा लगा, लेकिन फिर वो बोली कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, और अगर हाथ पैर ना चले तो बहुत सी बीमारी जकड़ लेती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। खाना ही तो बनाना है, वो मैं कर लूँगी। और अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने काम वाली लगा ही ली है, तो इससे मुझे बड़ी मदद मिल गई। रमा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि देखो, एक ये है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना समझकर अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर न जाने कितने जुल्म किए, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत सुशील से नहीं की। अगर ये चाहती तो सुशील से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और इधर मेरी बेटी आराधना है जो सुशील की शादी से पहले मेरे साथ घर के किसी काम में मदद नहीं करती थी, और एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाती थी। गलती मेरी थी कि जो मैंने कभी आराधना को सख्ती के साथ काम करने को कहा नहीं और ना ही सीखने को कहा। जब वो खुद माला से खाना बनाना सीखना चाहती थी तो मैंने ही उसे मना कर दिया था। वो तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ खाना बनाना जानती है, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास ने उसके साथ 1 साल कैसे गुजारा होगा। रमा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने आराधना को ससुराल में इस तरह के होने की बजाय अलग होने का और सबका दिल जीतने की बजाय सबको दुखी, खासकर सास को करने की सलाह देती रही। आज माला के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रमा माला के कमरे में गई और बड़े प्यार से उससे पूछा,
बेटा, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का जब भी मन करे तो कहने में झिझक नहीं। और हाँ, मैं आज ही तुम्हारे लिए मेवे वाला नमकीन और लड्डू बनाती हूँ। मेरी सास ने मुझे खिलाए हैं जब सुशील होने वाला था। माला ये सुनकर हैरान रह गई कि मम्मी जी के व्यवहार को क्या हो गया। तभी रमा बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और आराधना भी मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही और मैं उसे बढ़ावा देती रही। मैंने ये नहीं सोचा कि कल को वो पराए घर जाएगी तो उसे भी मेरी जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों आराधना के ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती रही और उसके घर में दखल देती रही, जबकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर आराधना अपने ससुराल की समस्या मुझे कहती तो मुझे उसे घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। माला रमा का प्रायश्चित देख समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो बदल गई है, तो मुझे इन्हें अपनी योजना बता देनी चाहिए। मगर फिर माला ने सोचा कि पहले आंटी जी की सलाह लेती हूँ। तब माला बोली कि मम्मी जी, मुझे पकोड़ा खाने और चाय पीने का मन है। तो रमा बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर रमा किचन में चली गई और इधर माला ने फौरन आंटी जी को फ़ोन किया और पिछले 2 दिन की सारी बातें बता दी। तब आराधना की सास बोली कि माला, पहली बात की तुम मां नहीं बनने वाली हो। मैंने ही डॉक्टर सहेली को कहा था कि जब माला आए तो उसे यही बात कहना। तब माला बोली कि लेकिन आंटी जी, वो चेकअप तो उन्होंने कहा कि वो सुशील को दिखाने के लिए किया था। लेकिन माला परेशान होकर बोली कि आंटी जी, मैंने जब खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जब आपकी यहाँ पार्टी में आई थी, उससे 2 दिन पहले तो वो टेस्ट पॉजिटिव था और मैं सुशील को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर आ गए और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बताई, तो मैं इन सब के कारण सुशील को बताना ही भूल गई थी। ये सुनकर आराधना की सास बोली कि तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो माला बोली कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो घर आकर मैंने टेस्ट किया तो वो भी पॉजिटिव आया। तो आंटी जी एकदम खुश हो गई और बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन माला, एक बात तो है कि तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का पछतावा सच में हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी योजना खत्म कर देनी चाहिए। तो माला बोली कि आंटी जी, मम्मी तो अपनी गलती समझ गई और उनका व्यवहार भी बदल गया, लेकिन अभी दीदी को बदलना जरूरी है। तब आराधना की सास बोली, अरे मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे आराधना को सही रास्ते पर लाना है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और एक बार फिर से मेरी डॉक्टर सहेली के पास चली जाना। मैं उसे फ़ोन पर बात कर बता दूंगी और तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। माला बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करना। इतना कहकर माला ने फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन आराधना दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब तक रमा पकोड़े और चाय, साथ में खट्टी मीठी 2 तरीके की चटनी भी बनाकर ले आई। तब माला और रमा ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और पकोड़े खाए थे। उधर आराधना को घर में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस बीच उसने रमा को जब भी फ़ोन किया, दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया था। अब आराधना को भी सारे समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग बनाकर काम करना सीख लिया था और इस वजह से वो घर का सारा काम बड़ी सरलता से पूरा कर लेती थी और अब उसके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय बच जाता था। लेकिन अब उसे ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाती और उनकी तबीयत पूछती।
या फिर उनके साथ बैठकर टीवी देखती। ये देखकर मम्मी जी को भी लगने लगा कि आराधना सही रास्ते पर धीरे धीरे ही सही आ रही है। एक दिन आराधना बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी बोली, किस लिए? तो बोली कि मैंने आपको बहुत परेशान किया और सबका दिल दुखाया। कभी इस घर को और आपको अपना नहीं समझा और हमेशा अपनी मम्मी के कहे अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत अमन या पापा जी से नहीं की और ना ही मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द बोले, बल्कि जब वो लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था। आराधना अपनी सास के सामने बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कह रही थी और साथ ही उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग रही थी। अमन की मम्मी भी यही तो चाहती थी कि वो सुधर जाए और इस घर को अपना ले और खुशी खुशी अपने घर को संभाले। लेकिन अभी दोनों के बीच माँ बेटी और दोस्ती का रिश्ता बनना बाकी था। इसलिए अमन की मम्मी ने आराधना को समझाया कि देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, तभी से अपनी बेटी मान लिया था। और एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज़ नहीं होती और गलती होने पर उसे समझाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तुम मुझसे एक वादा करो। आराधना बोली, वो क्या? तो मम्मी जी बोली कि अगर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझे कहोगी। हम घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लेंगे। आराधना बोली कि मम्मी जी, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? मम्मी जी बोली कि जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी किस बात की? हाँ, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर लड़की समझदार होती है तो ससुराल के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्या को सुलझा लेती है। लेकिन अगर लड़की नादान है तो वो ससुराल की हर बात को अपने मायके में अपनी मम्मी से शेयर करती है। और अगर उसकी मम्मी समझदार है तो वो उसे सही सलाह देगी कि बेटी, अब वही घर तुम्हारा है और तुम्हें अपनी समस्या आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। और अगर लड़की की मम्मी ने गलत सलाह दी और लड़की उन सलाह पर अमल करती है तो वो दिन दूर नहीं होता जब लड़की का बसा हुआ घर टूट जाता है। इसलिए कभी भी मायके वालों को लड़की के घर में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। आराधना की समझ में सारी बात आ गई और फिर बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। आराधना उठी और बोली, मम्मी जी, क्या आप चाय के साथ कुछ चटपटा खाना चाहोगी? तो मम्मी जी बोली, हाँ, पर क्या बनाओगी? तो आराधना बोली, आलू की पकौड़ी। तो मम्मी जी बोली कि ऐसा करो, अब तुम्हारे पापा जी और अमन भी ऑफिस से आते ही होंगे तो सबके लिए चाय और पकौड़े बना लो। आराधना किचन में गई और अमन की मम्मी भी सोचने लगी कि आराधना इतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा बचकाना है, जल्दी ही सबकी बातों में आ जाती है, अपना फैसला खुद नहीं ले पाती है, बस इसकी इसी कमी को दूर करना होगा। और अब मुझे अपनी बीमारी का नाटक भी खत्म करना होगा। अगले दिन से मम्मी जी और आराधना मिलकर घर का सारा काम झटपट कर लेती। फिर मम्मी जी आराधना को कभी बाजार, कभी मूवी दिखाने, तो कभी घर पर नई नई डिश बनाना सिखाती और घर के और भी कई ज़रूरी बातें सिखाती। देखते ही देखते आराधना बिल्कुल बदल गई थी और अब एक सुशील, संस्कारी, समझदार बहू बन गई थी। और आराधना अब रमा को फ़ोन भी कभी कभी करती थी। इधर रमा भी आराधना को जब फ़ोन करती तो कभी भी गलत सलाह नहीं देती थी, बल्कि उससे कहती कि ससुराल में सबका दिल जीतना और सबको खुश रखना। इधर माला ने एक दिन रमा से कहा, मम्मी, अब मुझे बिस्तर पर आराम करते 15 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से आपके साथ डॉक्टर को दिखा दूँ ताकि वो हमें
बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ठीक से बता सके। रमा को बड़ा अच्छा लगा कि माला को अपने बच्चे की कितनी परवाह है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो और आज हम दोपहर में चलेंगे। दोपहर को रमा माला के साथ डॉक्टर क्लिनिक पहुंची और माला का चेकअप करने को कहा। अब की बार डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले माला ने अमन की मम्मी को फ़ोन कर दिया था और उन्होंने अपनी सहेली डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया कि इस बार ठीक से चेकअप करना। जब डॉक्टर ने माला का चेकअप किया तो वो सच में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने रमा को बधाई देते हुए कहा कि आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन आपको माला का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये और इसका होने वाला बच्चा कमज़ोर है, इसलिए आप माला के खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। और हाँ, माला को सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना होगा ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आए। और आप हर महीने रूटीन चेकअप जरूर करवाना। इतनी सलाह देने के बाद डॉक्टर चुप हो गई। तब रमा डॉक्टर को थैंक्स कहकर माला को साथ लेकर घर आ गई। वो रास्ते में फल भी लेती आई थी कि घर आकर उसने कपड़े बदले और फिर फल काटकर माला को खाने को दिए। अब माला भी रमा के साथ घर के कामों में मदद करने लगी थी। घर के काम करके दोनों होने वाले बच्चे के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान बनाती थी। साथ ही रमा माला को पुरानी बातें बताती कि किस तरह उसने सुशील के जन्म के समय ये सब बनाया था। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। रमा ने डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद आराधना को खुशखबरी दी कि तुम बुआ बनने वाली हो। ये सुनकर आराधना खुशी से झूम उठी और फ़ोन पर ही माला से बातें करने लगी। आज पहली बार माला और आराधना फ़ोन पर बातें कर रही थी। आराधना बोली कि भाभी कैसी हो और आपको कैसा महसूस हो रहा है। तब माला बोली कि तुम तो आई नहीं, जब आओगी तब बताऊंगी। इस पर आराधना बोली कि ये मम्मी जी से पूछकर जल्दी आपसे मिलने आती हूँ। जब आराधना ने अपनी सास को ये बात बताई तो सास बहुत खुश हुई और वो आराधना के उत्साह को देखते हुए बोली कि बेटी, तुम्हारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो तुम आज शाम को ही अमन के साथ अपने मायके चली जाओ। तब आराधना बोली कि नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ जाऊंगी। जब आराधना इतना जोर देने लगी तो वो चलने को तैयार हो गई। फिर अगले दिन दोनों जल्दी ही माला के घर निकल गई। जाने से पहले आराधना ने रमा को फ़ोन कर दिया तो रमा ने सब तैयारी कर ली थी। जब आराधना और उसकी सास माला के घर पहुँचे तो रमा ने अमन की मम्मी का खूब आदर सत्कार किया। दोनों बैठकर बातें करने लगी और आराधना अपनी सास से पूछकर माला के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगी और इधर रमा और अमन की मम्मी बातें करने लगी। अचानक रमा की आंखों में आंसू आ गए और वो अमन की मम्मी से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपको और आपके घर वालों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। देखिए बहन जी, मैं भी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रही थी। अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। वो तो आप इतनी समझदार थी जो आपने कभी कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता तो अब तक मेरी बेटी को घर से निकाल दिया होता। अमन की मम्मी बोली कि बहन जी, आपको समझ आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम दोनों ने जिंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आएं, ना कि गलत रास्ता दिखाएं। तभी आराधना और माला आ गई। माला बोली, आंटी जी, आप अमन जी और अंकल जी को फ़ोन करके यहीं बुला लीजिए, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। तो रमा बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तब आराधना ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तब आराधना ने अमन को फ़ोन करके कहा कि आप और पापा जी यहाँ माला भाभी के घर आ जाएं, हम दोनों यहीं हैं। अमन बोला ठीक है। अब आराधना बोली कि मम्मी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ये सुनकर रमा हैरान रह गई और बोली, बेटा मैं कर लूँगी, तू रहने दे।
तब आराधना की सास बोली, बहन जी, आज आप सब आराधना के हाथ का खाना खाइए और बताइए कैसा बनाती है। तब आराधना ने माला से पूछा, भाभी आप क्या खाओगी? तो माला बोली, जो आप बनाओगी वो खा लूँगी। तब आराधना ने जाकर रात के खाने का इंतजाम किया। उसने मटर पनीर, पुलाव, दाल की कचौरी, दही बड़े और खीर बनाई और शाम की चाय के लिए उसने फ्रेंच फ्राई बनाए। जब घर में सब लोग आ गए तो आराधना ने चाय नाश्ता लगा दिया और सब चाय पीने लगे। फिर बातें करते करते 8 बज गए तो आराधना ने कहा कि सब लोग खाना खाने आइए। तो रमा बोली कि चल मैं खाना लगाने में तेरी मदद करती हूँ। फिर आराधना ने कचौरी बनानी शुरू कर दी और रमा सबके लिए खाना लगाने लगी। जब सबने खाना खाया तो बोले, भाई वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, माला बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब माला बोली कि माफ़ कीजिए, आज खाना मैंने नहीं, आराधना दीदी ने बनाया है। ये सुनकर सुशील और उसके पिताजी को बड़ी हैरानी हुई कि अमन के पापा भी बोले कि भाई साहब हैरान मत होइए, आराधना वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। इस हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया और अमन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद माला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, पर एक खुशखबरी और भी थी कि आराधना माँ बनने वाली थी। सब बहुत प्रसन्न थे, खास तौर पर रमा और माला, क्योंकि आराधना का घर टूटा नहीं बल्कि बस गया था और उसने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। ये सब माला और अमन की मम्मी जी के कारण संभव हो पाया था कि रमा और आराधना को अपनी गलती का एहसास जो हो गया था। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब दोनों परिवार में कोई गलतफहमी की दीवार नहीं थी और दोनों घरों में खुशियों ने अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।